हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी तक इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बनी है उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज 128। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले याद करिए, हमने डीएनए कहाँ पढ़ा था, क्या चीज़ थी डीएनए। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होता है। कैसे? सबसे पहले सेल को जूम किया, न्यूक्लियस, राइट। इस न्यूक्लियस को जब हम जूम करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि उलझे हुए धागे, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? ये जो धागे होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक धागा इधर और एक धागा इधर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसको अगर हम जूम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे स्प्रिंग से पड़े होते हैं। इन स्प्रिंग को जब हम जूम करते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं अपना। These structures are called DNA, that is deoxyribonucleic acid। और इसको अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर जो पड़े होते हैं वो पड़े होते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये क्या है? सेल से जूम करते करते हमें मिला डीएनए, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि जब एक पेरेंट सेल से क्या बन रहा है, एक डॉटर सेल बन रहा है, वहां पर डीएनए जा रहा है। डीएनए इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे आप लोगों की एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट्स आते हैं कि हाँ जी इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा। ये कौन सा ब्लूप्रिंट है? ये ब्लूप्रिंट है हमारे पेरेंट से हमारे अंदर कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे अंदर दिखेंगे, हमारे कौन से फीचर्स जो हैं हमारे पेरेंट्स से मैच करेंगे, वो सारा का सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? ये तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि डीएनए कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि डीएनए एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि आप कह सकते हो हेरिटेंस, यानी कि आपको विरासत में जो चीज़ मिलती है, यानी कि विरासत में क्या मिल रहे हैं आपको, आपके पेरेंट्स से आपको उनके फीचर्स मिल रहे हैं, हम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स जैसे हैं, राइट। तो वही हेरिडिटरी है हमारे अंदर। तो वो सारी की सारी, हम कैसे दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर, वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। एंड इट इज़ द डीएनए जिसकी वजह से एक छोटा सा सेल पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर पता है कि ये चीज़ ये बनेगी, ये चीज़ ये बनेगी। तो सारे की सारा जो सेल, छोटा सा सेल, वो पूरा का पूरा एक बड़ा न्यू ऑर्गेनिज्म बना पाता है। और रिप्रोडक्शन के टाइम पर सेल जो बनता है उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किसकी होती है? पेरेंट सेल की होती है। यानी कि जब सेल डिवाइड हो रहा है उस टाइम पे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? ऑब्वियसली जिसका सेल डिवाइड हो रहा है। किसका सेल डिवाइड हो रहा है? पेरेंट का सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा होता है, वो डिवाइड होकर, यानी कि वो कॉपी हो रहा होता है, और सेल डिवीजन से पहले ही वो कॉपी हो जाता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो वो डीएनए हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए यानी कि जो जेरोक्स आपके पेरेंट से आपके अंदर आया है, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं, आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो अपने पेरेंट्स के, है ना। आप तो डिफरेंट दिखते हो अपने पेरेंट्स से। तो वहां पर क्या आया है? जेरोक्स में एरर आया है, कॉपिंग में एरर आया है, और उस एरर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। Why are variations beneficial to the species but not necessarily for the individuals? अब ये वेरिएशंस किसकी बात हो रही है? यानी कि आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हो। ठीक है, यानी कि एरर इन डीएनए कॉपिंग रिजल्ट्स इन वेरिएशन। अब वो बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए, बट
नॉट नेसेसरली फॉर इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक बंदे के लिए वो इतनी जरूरी नहीं है, बट पूरी की पूरी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी स्पीशीज़ की बात करी जाए, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ऐसे ही अगर हम 100 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, 100 ईयर्स बैक के जो लोग थे वो टेक्निकली इतने एडवांस नहीं थे, ठीक है, वो बहुत सीधे साधे थे, उनका माइंड जो था वो बहुत सिंपल था। लेकिन आजकल जो माइंड है वो बहुत शार्प है। अगर आप अपने घर ही देख लेते हैं तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो स्मार्टफोन इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, बजाय कि 2 साल का 3 साल का बच्चा कितने अच्छे से स्मार्टफोन यूज़ कर पाता है, राइट। तो ये क्या है? वेरिएशन है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ऑल्सो पहले के टाइम पे क्या था, 100 साल पहले क्या था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा वार्म नहीं था जितना आज है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तब थोड़ी सी गर्मी होती थी, लोग मरना शुरू हो जाते थे। आजकल हम लोग एडजस्ट करते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर सर्वाइवल एडवांटेज भी है। सर्वाइवल एडवांटेज समझ रहे हैं कि हम कैसे इतनी बुरी कंडीशंस में, इतनी बुरे एटमॉस्फेयर में भी जिंदा रह पा रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? सर्टेन अडेप्टेशंस आर प्री अडेप्टेशंस, यानी कि कुछ अडेप्टेशंस यानी कि कुछ एडजस्टमेंट या कुछ ऐसी कैरेक्टर्स जो हमने नए नए एक्वायर किए हैं, ठीक है, वो अडेप्टेशंस होती हैं, वो प्री अडेप्टेशंस होती हैं। प्री अडेप्टेशंस का मतलब, मान लीजिए आपके पेरेंट्स के अंदर ऐसी अडेप्टेशंस थी कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो प्री अडेप्ट था, अभी तक उन्हें पता नहीं था। ये वेरिएशंस तो पॉपुलेशन में होती ही होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्हें ये चीज़ नहीं पता है। आ गई तो आ गई वेरिएशन, ओके। लेकिन जब कभी भी कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, यानी कि या तो सबसे ज़्यादा सर्दी होगी या सबसे ज़्यादा गर्मी होगी या कुछ भी चेंज आ गया, तो जो उनके अंदर प्री एडेप्टेशंस, पहले से एक्वायर्ड जो एडजस्टमेंट्स थी कि सिविर से सिविर एनवायरनमेंट में, बुरे से बुरे कंडीशंस में रहने की जो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी, वो तो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। उन्होंने क्या किया, वो उसकी वजह से सर्वाइव हुए, ग्रो हुआ और रिप्रोड्यूस हुए, यानी कि अपनी स्पीशीज़ को और आगे बढ़ाया। तो जिसकी वजह से जो वेरिएशन होती है वो एक के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट पूरी की पूरी स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हमें इंडिविजुअल लेवल पे पता भी नहीं चलेंगी। तो अगर आप 100 साल पहले के लोगों को आज के लोगों से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, चाहे टेक्निकल चेंजेस हो जाएं, चाहे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो जाएं, तब के लोग कैसे थे, आजकल के लोग कैसे हैं, कितने बुरे से बुरे एटमॉस्फेयर में भी हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पूरी की पूरी स्पीशीज़ को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 133। तो अब पेज के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो हम यहाँ बात करेंगे बाइनरी की, यहाँ हम बात करेंगे मल्टीपल की, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक लाइन। तो एज नेम इंडिकेट्स, फिजन मतलब कि टूटना, बाइनरी मतलब कि 2 में, मल्टीपल मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस या एक सेल जब डिवाइड होता है 2 के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जो हमने पढ़ा था अमीबा के अंदर, ठीक है। और मल्टीपल क्या था कि जब एक सेल डिवाइड होता है बहुत सारे सेल्स में, या एक न्यूक्ली डिवाइड होती है बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आपको पर्टिकुलर वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट एक्सप्लेन की गई है, उसका पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। स्टार्ट करते हैं विद बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले जैसे एज आई सेड कि एक न्यूक्ली या एक सेल डिवाइड होगा 2 में, या एक जो होगा ये होगा 2 या 2 से ज़्यादा के अंदर। तो देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म वो कितने ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, 2। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से, और हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होती है एक ही बार, जब 2 में उसको डिवाइड होना होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड होती है क्योंकि उसको बहुत सारे न्यूक्लियस को जन्म देना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, क्या होता है ये अमीबा, इसके अंदर न्यूक्लियस, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से ऐसे फॉर्म ले लेता है, और ये हो गया न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ डिवीजन। और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक अलग अमीबा,
और यहाँ पे एक अलग अमीबा। तो ये न्यूक्लियस क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। बट यहाँ प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये इस तरीके से प्लाज्मोडियम है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस हैं, तो बहुत बाहर क्या होता है, डिवाइड होता है, बहुत बार डिवाइड होता है और फिर वो हर एक जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से होता है। तो हर एक जो न्यूक्लियस होगी, हर एक जो सेल होगा वो फिर से वो क्या बना लेगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनाने का। तो ये हो गया मल्टीपल टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो एक ऑर्गेनिजम्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा अगर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। नाउ व्हाट आर स्पोर्स। तो याद हो मैंने आपको बताया था कि ब्रेड मोल्ड्स जो होते हैं, ब्रेड जो होते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे ग्रीन ग्रीन कलर की काई लगनी शुरू हो जाती हैं। दोज आर कॉल्ड स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड्स। और हम कहते हैं स्पोर की फॉर्मेशन होना, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे आप साइड पे आप फिगर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में पिक्चर में क्या दे रखा है, एक ब्रेड है, वहाँ पर ये डेवलप हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलेगा, सबसे पहले एक तो ये सिंपल है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात, छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये दूर दूर तक फैल सकते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है कि एक बार लग गई तो वो लगी गई, फिर चाहे आप उसको फ्रिज में रखो, फिर चाहे आप उसका जो मर्जी करो, वो रुकेगी नहीं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन सिंपल है, फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का। छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मर्ज हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं दूर दूर तक प्लेसेस में। इसकी थिक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो स्पोर है वो सर्वाइव कर पाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। कि क्या आप किसी ऐसे रीजन को सोच सकते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते न्यू इंडिविजुअल्स को रीजनरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो सबसे पहले याद करें रीजनरेशन क्या था। रीजनरेशन हो रहा था प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, जिसमें क्या करते, कट कर रहे थे और हर एक पार्ट जो था वो नए इंडिविजुअल में बन रहा था, डेवलप हो रहा था, जैसे आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं। राइट, तो अब ये चीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं होती। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी है सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि हाँ जी हम हाथ काट के साइड में रख दें तो जो हाथ है वो फिर से हम अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, नहीं, वो कभी दोबारा ग्रो करेगा ही नहीं। राइट, तो हमारा अगर कोई पार्ट कट हो जाएगा तो वो दोबारा ग्रो नहीं करेगा और हम लोग ही मर जाएंगे। राइट, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर हर एक जो ऑर्गन है वो क्या है, हर एक अलग चीज के लिए डेवलप्ड है। स्टमक अलग चीज के लिए है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन्स हैं वो अलग चीज के लिए, ब्रेन अलग चीज के लिए। तो हर एक जो ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर वही कट हो जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स कौन से थे, जैसे ब्रेन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और पूरे के पूरे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, जिसकी वजह से इतना ईजी नहीं होता ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना थ्रू रीजनरेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ टाइप के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्यों बनाई गई है। तो हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था, रूट कट कर रहे थे, रूट सॉ कर रहे थे, शूट कट कर रहे थे, शूट सॉ कर रहे थे, कईयों का लीफ कट कर रहे थे, लीफ सॉ कर रहे थे, है ना। तो इस टाइप की हमने प्रोपगेशन देखी। तो उस प्लांट का कुछ ना कुछ पार्ट कट करते हैं, उसी को ही हम बो देते हैं और वही प्लांट हमारा शुरू कर देता है। तो कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नहीं होते, ये जिनके सीड्स दिख नहीं रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। राइट, तो क्या आंसर लिखेंगे हम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सच प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स ग्रो करती है जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते सीड्स या प्रोड्यूस नॉन वेएबल सीड्स। नॉन वेएबल यानी कि नॉट पॉसिबल, जिनके सीड्स पॉसिबल ही नहीं होते प्रोड्यूस होना। तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जिनके
सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते या वो एबल नहीं होते सीड्स को प्रोड्यूस करने के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? कौन सा पार्ट? डीएनए कॉपिंग। क्या था डीएनए कॉपिंग? याद करिए, डीएनए कॉपी, डीएनए क्या कर रहा था? सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा था फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स से वो कॉपी हो रहे थे हमारे अंदर। तो ये कॉपी इतना एसेंशियल पार्ट क्यों है? सो दैट एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखे, राइट। सिमिलरली एक जो एनिमल है उनके जो डीएनए कॉपी हो रहा होता है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके जो बच्चे होंगे, वो उनकी तरह दिखेंगे, राइट। तो जो उन्हें इनहेरिटेंस होगा, जो उन्हें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वैसे दिखाई देंगे, जो हमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम हमारे जैसे दिखाई देंगे, राइट। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? DNA contain all the informations to the passed over to the next generation for the development of the characteristic traits। तो DNA है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और वो पास करता है पहले से नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है सारी के सारी करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स मतलब कि सारे के सारे गुण, ठीक है। क्या फीचर्स हैं, कैसे दिखते हैं, आर्म्स, लेग्स, ब्रेन, जो भी फेस फीचर्स होते हैं, फेशियल फीचर्स जो होते हैं। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन न्यू जो सेल होता है वो हर एक सेल जो होता है वो कंटेन करता है, रिसीव करता है डीएनए की कॉपी, सो दैट जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स आए हुए हैं वो डेवलप हो सके न्यू इंडिविजुअल में। छोटे सा जो बेबी होता है वो एक सेल ही होता है, उस सेल से पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनता है। वो जो छोटा सा बेबी है उस जब वो पैदा होता है तो उसके पास आर्म्स होती हैं, लेग्स होता है, ब्रेन होता है, हर एक फेशियल फीचर्स होते हैं। तो वो क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि उसके पास डीएनए कॉपी होती है उसके पेरेंट्स की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो याद करिए पॉलिनेशन क्या था और याद करिए फर्टिलाइजेशन क्या था। पॉलिनेशन था कि जब जैसे आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, ये एंथर है और ये है स्टिग्मा। इस एंथर से जो येलो कलर का पाउडर था वो ट्रांसफर हुआ था स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। और ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, राइट। और आप देख सकते होंगे ये स्टिग्मा से स्टाइल से जाते जाते ओवरी जो है, इस ओवरी में जब ये पॉलन ग्रेन्स न्यूक्लियस पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके जो ओवरी के एग से या ओवम से जाकर फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऑल्सो प्रॉपर पूरा का पूरा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए ये मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है एक फ्लावर के ऊपर कि फ्लावर में कैसे होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, कार्पेल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का गिरना एंथर से स्टिग्मा की तरफ, जैसे आपने पहले पिक्चर में देखा। वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, मिलना एक साथ, जुड़ना एक साथ, और उसे हम बोलते हैं, वो क्या बना जाता है? एक जाइगोट बना जाता है। अगर आपको नहीं पता जाइगोट क्या होता है, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी आई बटन पे वीडियो डाल दी है, उसकी डिटेल स्टडी आप वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये हमने पढ़ी थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसकी भी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, वहाँ पर जाके आप सभी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत क्विक पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर होता है स्क्रोटम, और यहाँ से ये एक ट्यूब, इस तरीके से यहाँ पे एक ग्लैंड, यहाँ पे एक ग्लैंड, यहाँ से ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया। ये होती है टेस्टिस, ठीक है, और ये किस पाउच में होती है? ये एक स्क्रोटम पाउच में होती है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होती हैं, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें इस टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स जो होते हैं वो इस ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब कौन सी होती है?
इस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस। ठीक है, ये जो स्पर्म्स होते हैं इस ट्यूब के थ्रू यहाँ से निकल रहे होते हैं। निकलते निकलते बीच में आती है एक सेमिनल वेसिकल से ग्लैंड आती है और एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये क्या करती हैं, स्पर्म को टेम्परेरली अपने अंदर लेकर जाती हैं और जब ये बाहर निकालती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, यानी कि वो अच्छे से मूव कर पाते हैं, मोबिलिटी आ जाती है। मोबिलिटी मतलब मूव करना। और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, उस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर एक और फ्लूइड ऐड करवाती है और उस फ्लूइड के अंदर होता है मिल्कीनेस होती है और जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली पीनस से थ्रू आउट हो जाता है और फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोनों के दोनों स्पर्म को ईजिली क्या करवा रही हैं, मूव कराने में हेल्प कर रही हैं। एंड जो ये फ्लूइड बाहर निकल के आता है दैट नॉट ओनली कंटेन्स स्पर्म, दिस इज कॉल्ड सीमेन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसकी डिटेल स्टडी के लिए आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी आई बटन पे डाल दिया है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है, वो एक विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने में, कहाँ पर, वुमेन्स के फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। सिमिलरली प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, वो एक मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करती है और जो हेल्प करता है मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स की, मोबिलिटी मतलब जो उसको मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो दोनों मिलकर जो फ्लूइड बनाती हैं दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, केमिकल जो उसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी, याद हो आपको तो मैंने प्यूबर्टी के बारे में आपको बताया था, जिस एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी, जो गर्ल्स में आ जाती है 10 to 12 ईयर्स में और बॉयज़ में आती है 13 to 14 ईयर्स में। एट दिस टाइम, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, वॉइस स्वीट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। ना व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, इसके ऊपर कंप्लीट मैंने आपको लास्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैंने एक्सप्लेन किए थे तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन भी समझाया था कि क्या होती है मेंस्ट्रुएशन। गो चेक आउट दैट वीडियो, उसका लिंक आई बटन पे ऑलरेडी डल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को कैसे नरिशमेंट मिलती है, याद हो तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, तो यहाँ थी ओवरीज, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स जो थी वो लेकर आ रही थी यहाँ पे यूट्रस में एग को। ठीक है, अब ये जो एग था यहाँ पे वो जायगोट जो था, जायगोट क्या होता है, जब फ्यूज हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो वो जो जायगोट था वो मैच्योर हो गया, दैट इज नाउ कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, जायगोट मैच्योर होने के बाद उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कैसे मिल रही है, यानी कि वो छोटा सा जो बेबी यहाँ पे है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये सेल आता है, ये सेल अटैच हो जाता है टू द वॉल्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, इस अटैचमेंट को, इस सेल के अटैचमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ये अटैच हो जाता है यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा की हेल्प से मदर जो भी खाती है वो सारी चीज़ें कहाँ लगती हैं, छोटे से बेबी को लगती हैं। ठीक है, ये जो होता है ये कनेक्ट करता है ब्लड को, मदर ब्लड को इस बेबी के ब्लड से या एम्ब्रियो से। ठीक है, जिससे जो भी खाएगी मदर वो उसको लगेगा। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, आप साइड में एक कंप्लीट नीट एंड क्लीन पिक्चर में ये कंप्लीट प्रोसेस देख भी सकते हैं। एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स बॉडी थ्रू प्लेसेंटा, एज आई टोल्ड यू। इन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में क्या हो रहा है, द फाइटल ब्लड, यानी कि ये फीटस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, या इसको एम्ब्रियो भी कहते हैं। ये ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आता है, यानी कि मदर के कांटेक्ट में आता है, मदर के ब्लड का, और ये इस
फीटस के ब्लड का कॉन्टैक्ट में आता है और वहाँ पे एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। मटेरियल्स मतलब जो मदर ने खाया है उसकी नरिशमेंट किसको लग रही है, फीटस को लग रही है, एम्ब्रियो को लग रही है, सेम थिंग, ठीक है। तो here exchange of materials between mother's blood and of fetal blood takes place। तो इस तरीके से एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है फ्रॉम मदर्स बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, अगर एक वुमन कॉपर टी यूज कर रही है, क्या वो उसे हेल्प करेगा फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से। तो हमने पढ़ा हुआ है अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कौन से डिसीजेस होते हैं, दैट अकर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। तो कॉपर टी क्या था, हमने पढ़ा था कॉपर टी क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं, जो अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये जो मेथड है वो अवॉइड करेगा प्रेगनेंसी को, इंस्टेड कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को करे। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को क्योर नहीं करेगा, उसको रोकने में हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो हम क्या लिखेंगे, नो, कॉपर टी विल नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ऑल्सो अगर आपको जानना है कि कॉपर टी कैसे हेल्प करता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, उसके लिए आपको लास्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की वो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक ऑलरेडी आई बटन पर डल चुका है। अगर आपसे मिस हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिफरेंट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।